तो हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके इस प्यारे चैनल गुरुकुल गुरुजी में। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे हैं और आप लोगों की क्लास 12 की तैयारी चल रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 12 का न्यूमेरिकल लेके आया हूं और आज हम लोग जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो न्यूमेरिकल हम लोग करने वाले हैं और यही न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आने की इसकी ज़्यादा संभावना बन रही है। हम लोग सब देखेंगे, 1 नंबर से लेकर हम लोग 2 नंबर से लेकर 4 नंबर 3 नंबर तक भी जाएंगे, करेंगे हल। ठीक है, तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। तो सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल है 1 नंबर के लिए, बहुविकल्पी सवाल है। क्या कह रहा है कि 4 डायप्टर और 2 डायप्टर। देखिए यहाँ पे 2 नहीं बल्कि -2 रहना चाहिए। ठीक है, हम इसको सुधार कर लेते हैं। यहाँ पे -2 डायप्टर रहेगा। देखिए -2 रहेगा। यहाँ पे बोला है कि डायप्टर क्षमताओं के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो क्या कह रहा है बच्चों? 4 डायप्टर और -2 डायप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये तुमसे पूछा है। तो देखिए पहला दिया है आपका P1 क्या दे रखा है? तो 4 डायप्टर दे रखा है। P1 क्या दे रखा है बताइए? तो 4 डायप्टर दे रखा है। उसके बाद से P2 क्या दिया है? P2 दिया है आपका -2 डायप्टर। ठीक है, अब बोला है कि संयुक्त जो लेंस है, संयुक्त लेंस की जो क्षमता है, देखिए जो लेंस की कुल क्षमता है, कुल क्षमता, लेंस की कुल क्षमता क्या हो जाएगी? P = P1 + P2। यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे। जैसे यहाँ 4 है, -2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 4 में से 2 जाएगा, 2 डायप्टर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि हम लोग जानते हैं फोकस दूरी निकालने का फार्मूला, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला क्या होता है? F सेंटीमीटर में अगर निकालना हो तो हम क्या करते हैं? 100 बटा में क्या लिखते हैं? P लिखते हैं। P किस में लिखते हैं? डायप्टर में लिखते हैं। बोलिए सही है? सही है तो लाइक शेयर कीजिए फटाफट। तो यहाँ पे जो है F निकल जाएगा 100 अपान P की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, कितना हो गया? तो 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक, दूसरा सवाल करते हैं। बोला है क्या? बोला है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। निरोधी विभव पूछ रहा है आप लोगों से, बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर का ये भी सवाल है। इसको कैसे करेंगे? तो जैसे आप लोग को पता होना चाहिए कि जो फोटॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, फोटॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होती है, गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? K मैक्स बराबर होता है EV0। क्या होता है? K मैक्स बराबर EV0, जिसमें से V0 क्या है? तो इसको बोलते हैं निरोधी विभव। क्या बोलते हैं? निरोधी विभव कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। यहाँ से V0, हमें V0 ही पता करना है। K मैक्स इसमें दे रखा है। K मैक्स क्या दिया है? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये E का मान है। ठीक है, यहाँ पे बोला है ना एक धातु के पृष्ठ पर इतना ऊर्जा का फोटॉन आपतित होता है, तो E = हम लोग जानते हैं कि E बराबर hν होता है। ठीक है, तो K मैक्स का मान दिया है यहाँ पे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रख देंगे और यह लिख देंगे EV0। E से E क्या होगा? कैंसिल। तो V0 = क्या आ जाएगा? 4V, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा 4V। बोलिए सही है? तो 4V ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ेंगे। देखिए कि 10 ओम प्रतिरोध, 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कह रहा है। ठीक है, देखिए ये जो 10 ओम यानी कि ये क्या दे रखा है? R। 10 हेनरी ये क्या दे रखा है? L। 50 वोल्ट ये क्या दे रखा है? V। ठीक है, तो हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं भाई? सूत्र कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा का फार्मूला पढ़े हैं। संचित ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पे K = फार्मूला होता है आपका 1/2 LI0 स्क्वायर।
एल आई नॉट स्क्वायर। यहाँ पे जो आई नॉट है इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग v बटा में r करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा, v के जगह पे क्या रखेंगे 50 और r के जगह पे क्या रखेंगे 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या मिला हमें 5 एम्पियर मिल गया। क्या मिल गया 5 एम्पियर। सही है। अब आई नॉट आ गया और यहाँ पे एल का मान दिया है 10, उठा कर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये भी हमारा 1 नंबर का सवाल है। तो k इक्वल टू हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। एल के जगह पे क्या भरेंगे भाई 10 और आई नॉट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 2 1 में 2 पचे 10 यानी कि 5 गुणे हो जाएगा 25। अब 25 में 5 से गुणा करेंगे तो 125 ऊर्जा है, तो क्या लिख देंगे जूल। और यही हमारा आंसर होगा। बोलिए सही है। सही है तो लाइक शेयर कीजिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या दे रखा है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या दे रखा है 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या हम लोगों से पूछ रहा है, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए मित्रों, हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन ना के हाइड्रोजन के एनवी बोर कक्षा की जो त्रिज्या है उसका सूत्र होता है Rn इक्वल टू होता है n स्क्वायर गुणे R1 होता है। जहां R1 क्या है, R1 आपका ये प्रथम बोर त्रिज्या है, प्रथम बोर त्रिज्या है। ठीक है। तो यहां से हम लोग Rn इक्वल टू निकालेंगे n स्क्वायर। n क्या बोला है, तृतीय बोला है ना, n का मान आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए गुणे R1 क्या दे रखा है इसमें, R1 त्रिज्या क्या दे रखा है भाई 0.53 एंगस्ट्रॉन रखा है। तो 3 का स्क्वायर 9 कर लेंगे गुणे 0.53 हो जाएगा। 9 से 9 3 27, 9 5 45 और 45 2 47, 0.2 स्थान पे लग जाएगा। 4.77 यहाँ पे एंगस्ट्रॉन लिख लेंगे। यही हमारा जो है आंसर इसका होगा। बोलिए सही है, समझ में आ रहा है, फटाफट बताइए, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोगों से बोला है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म राशि में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 1 एंगस्ट्रॉन हो। 1 एंगस्ट्रॉन बोला है हम लोगों से। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद सवाल समझिएगा। कंसेप्ट, तो कंसेप्ट में क्या बताया गया है कि जो दे ब्रोगली, देखिए दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होता है, उसका सूत्र क्या बताया गया है कि लैम्डा इक्वल टू बताया गया है h अपान का p, h बटा में p बताया गया है। और इसमें जो p है, p बराबर हम लोग सूत्र लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के रूप में, उसका सूत्र होता है 2mk। ठीक है, और यहाँ पे k का वैल्यू उठा के भर लेंगे तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h अपान रूट में p की जगह 2mk हो जाएगा। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि k इक्वल टू क्या होता है, EV होता है, EV। ठीक है, चूंकि इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है ना, तो E इंटू भी हो जाएगा, इसको उठा के से भरेंगे तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h बटा में रूट में हो जाएगा कितना 2mEV, जिसमें ये भी क्या है, ये त्वरक विभव है, ठीक ना। तो एक तो फार्मूला यहाँ पे बन गया। अगर आपको ये फार्मूला जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, जैसे इसमें मान देखिए किसका मान मालूम होता है, h का मान मालूम होता है, m का मान मालूम होता है, e का मान मालूम होता है, केवल हमें v का मान देखना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू सूत्र क्या लिख सकते हैं कि 12.27 बटा में रूट में भी लिखकर यहाँ पे हम लोग एंगस्ट्रॉन लिख लेंगे। ये वाला शॉर्टकट जो है आपका मान के चलिए कि फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले को हम लोग इसमें लगाएंगे ना डायरेक्ट, तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए लैम्डा का मान क्या दे रखा है, 1 एंगस्ट्रॉन दे रखा है, लैम्डा का मान 1 एंगस्ट्रॉन, और इसको यहीं पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा
27 बटा में हो जाएगा रूट में क्या हो जाएगा भी, और ये हो जाएगा आपका एंगस्ट्रान में है तो ठीक है। बोलिए तिरछा गुणा करेंगे तो क्या होगा, रूट में भी इक्वल टू हो जाएगा 12.27 और ये भी इक्वल टू क्या होगा 12.27 का स्क्वायर कर लेंगे तो भी इक्वल टू जब 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 आता है, लेकिन 0.27 होने की वजह से ये लगभग 150 पार हो जाएगा, 150 दशमलव कुछ आएगा पॉइंट में, और यही आपका जो है वोल्ट में आ जाएगा, यही आंसर होगा। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे 6 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई की 2 गुनी कर दी जाती है, तब तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। देखिए कोई भी तार है ना, इस तार को जब हम लोग जो है खींचकर n गुना कर देते हैं, n गुना कर देते हैं, कोई भी तार है जिसका प्रतिरोध R1 है, तो जो नया वाला जो तार है ना, जो नया वाला जो तार है उसका जो प्रतिरोध है, ठीक है, वो नया वाला जो तार का प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिंपल कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर में आता है। मैंने क्या बताया कंसेप्ट में कि कोई तार है, ठीक है, जिसका R1 प्रतिरोध है और उसको खींचकर n गुना कर दिया जाता है, तो जो नया तार है ना, ये जो नया तार है ना, इसका जो प्रतिरोध है ना वो क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। ठीक है, जिसे इसमें बोला है कितना R1 दे रखा है, तो कहोगे सर 6 ओम दे रखा है R1 का मान। उसके बाद से बोला है कि इसको खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, यानी कि n का मान 2 गुनी, यानी कि आपको जो है 2 गुनी कर दी जाती है ना, तो यहाँ पे जो है 2 का स्क्वायर, ठीक है, n की जगह पे हम लोग 2 भर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको उठा के इसमें रखेंगे, अगर 3 गुनी का आता तो 3 n का मान 3 रखते, 4 गुनी का आता तो n का मान 4 रखते। अब फार्मूला में उठा के रखेंगे तो नया तार का जो प्रतिरोध होगा R इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर गुणे R1 हो जाएगा, मान भरेंगे 2 का स्क्वायर गुणे R1 के जगह पे 6, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 गुणे 6 और 4 6 के क्या हो जाएगा 24 ओम, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। आगे बढ़ते हैं, बोला है 7 नंबर सवाल प्रिज्म से उठाया है। देखिए प्रिज्म से क्या बोला है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण क्या दे रखा है, 30 अंश। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो अल्पतम विचलन कोण है, अल्पतम विचलन कोण है, उसको हम लोग दिखाते हैं किससे, तो डेल्टा एम से दिखाते हैं। डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है भाई, फार्मूला भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा एम से, तो डेल्टा एम इसमें दे रखा है कितना भाई, 30 अंश दे रखा है, कितना 30 अंश। आगे बोला है अपवर्तक पृष्ठ है ना पर अपवर्तन कोण। देखिए एक होता है आपतन कोण जिसको I से दिखाते हैं, एक होता है अपवर्तन कोण जिसको हम लोग R से दिखाते हैं। यानी कि ये जो है अपवर्तन कोण है ना, ये क्या है आपका अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण का मतलब भैया ये R दे रखा है, R का मान कितना दे रखा है 30 अंश। तो इसमें प्रिज्म कोण नहीं दिया ना, प्रिज्म कोण हम लोग निकाल सकते हैं। प्रिज्म कोण कैसे निकालेंगे फटाफट बताइए। A इक्वल टू होता है फार्मूला 2R, A इक्वल टू होगा 2 गुणे क्या होगा 30 और यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। बोलो सही है। अब हम लोग जानते हैं कि जो प्रिज्म सूत्र है, देखिए लास्ट में हम लोगों से पूछा है पदार्थ का जो है अपवर्तनांक हम लोगों से पूछा है, तो प्रिज्म जो सूत्र होता है, प्रिज्म सूत्र वो अपवर्तनांक के लिए ही होता है। n इक्वल टू सूत्र जानते हैं साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 अपान में साइन a बाई 2, ये जानते हैं हम लोग। यानी कि यहाँ से क्या होगा साइन और डेल्टा m यानी कि 30 प्लस क्या हो जाएगा 60 बटा में 2 बटा में क्या हो जाएगा साइन 60 बटा में 2, यानी कि ये 30 और 60 क्या मिला के हो जाएगा 90, 90 का आधा कर लेंगे कितना होगा साइन 45 हो जाएगा बटा में नीचे हो जाएगा साइन कितना 30 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटा में साइन 30 का मान होता है 1/2। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 2 बटा में √2 हो जाएगा और ऊपर नीचे जब हम लोग √2 से जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा आपका देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा √2। इसका आंसर क्या हो जाएगा √2। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं 8 नंबर सवाल। देखिए 8 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1
अमीटर दे रखा है A1 तथा A2 में मापी गई विद्युत धाराएं क्या है, यानी कि अगर इसमें मान लीजिए धारा I1 बह रही है और इसमें धारा क्या बह रही है भाई I2, तो इसी I1 I2 का मान हम लोगों से पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका क्या लगाया है, डायोड लगाया है। कौन सा डायोड है, तो पीएन संधि डायोड है, समझे ना। और पीएन संधि डायोड लगाया तो ये बैटरी के साथ किस क्रम में जुड़ा है, पहले उस पर चर्चा किया जाएगा कि समान ये उत्क्रम में जुड़ा है कि आपका अग्र में जुड़ा है, क्योंकि अग्र में धारा तो बहता है लेकिन उत्क्रम में धारा नहीं बहता है। तो पहले इसमें देखेंगे ये वाला ये जो सिरा है, इस सिरे को क्या बोलते हैं, ये वाला जो सिरा है इसको क्या बोलते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पीएन संधि डायोड है उसको ऐसे दिखाते हैं, उसको कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। जो ये वाला जो सिरा होता है ये P होता है और ये वाला सिरा क्या होता है, N होता है। इसका जो N है और ये वाला क्या है, P है। तो जो N सिरा है वो बैटरी के प्लस सिरे से और जो P सिरा है वो बैटरी के माइनस सिरे से, यानी कि ये किस क्रम में हो जाएगा, तो ये उत्क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा, उत्क्रम में। और जब उत्क्रम में होगा तो क्या इसमें धारा बहेगा, इसमें धारा नहीं बहेगा, यानी कि I1 का मान क्या हो गया, I1 का मान आपका क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि ये किस क्रम में है, उत्क्रम में है। और उत्क्रम में होने की वजह से इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलो सही है, समझ में आ रहा है। अब देखिए A1 में धारा 0 बहेगी। अब इसमें A2 में देखते हैं। अच्छा बताइए कितना ओम दे रखा है, इसमें 5 ओम। बैटरी की वोल्टता कितना दिया है, 2 ओम दे रखा है ना। तो आराम से हमें धारा निकालना है I2, तो I2 इक्वल टू हम लोग आराम से V बटा में क्या लिख सकते हैं, R। V का मान उठा कर रखेंगे यहाँ से 2 और R का मान उठा कर रखेंगे 5, यानी कि इसमें करंट क्या होगी 0.4 एम्पियर की करंट इसमें बहेगी। बोलिए सही है, I2। तो अब 8 नंबर सवाल उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोला है कि एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन और एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। पहला इसमें बोला है कि इसकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्ग की त्रिज्याओं क्या होंगी, ये हम लोगों से पूछा है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोगों से पहला क्या बोला है, इनकी गतिज ऊर्जा की तुलना कीजिए। देखिए क्या क्या है भैया, इसमें है आपका एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है। एक क्या है, न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन हो गया। और एक क्या है, अल्फा कण है, एक अल्फा कण हो गया। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे Kp, ये लिखेंगे Kn, यहाँ लिखेंगे K अल्फा। अच्छा ये बताइए प्रोटॉन, जो प्रोटॉन होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे E और इंटू क्या लिख देंगे V, क्योंकि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है Kp इक्वल टू E इंटू V हो जाएगा। अब बताइए न्यूट्रॉन पे आवेश होता है, नहीं, न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, 0 होता है, तो 0 कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा कण के लिए कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। अल्फा कण पे कितना आवेश होता है, तो 2 धनावेश होता है, इसलिए हमें 2E लिखना पड़ेगा और इंटू V। अब हम लोगों से कह रहे हैं कि इसका अनुपात निकालिए, यानी कि Kp रेशियो निकालना है, Kn रेशियो निकालना है, K अल्फा निकालना है। तो आप बताइए ये हो जाएगा EV रेशियो 0:2EV हो जाएगा। तो EV से EV कैंसिल, तो आएगा 1:0:2 और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा।